गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो बच्चा पार्टी कैसे हो आप सब? जैसा कि आप सभी जान रहे हो कि कल से बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट साइंस, आर्ट्स एवं कॉमर्स तीनों ही संकाय के वार्षिक जांच परीक्षा प्रारंभ हो रही है। तो मैं चांदसी कुमार, केमिस्ट्री विजन, दलसिंहसराय के डायरेक्टर, अभी मैं आपको एग्जामिनेशन टिप्स दूंगा कि किस तरह से आप एग्ज़ाम में अच्छे अंक पा सकते हैं। आपकी राइटिंग, आपकी लिखने की कला, कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बतलाएंगे आपको। और आप इस वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके और वो इस वीडियो को सुनकर, इस वीडियो को देखकर अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर्ड कर सके। तो बच्चों, जैसा कि कल से बिहार बोर्ड द्वारा इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम प्रारंभ हो रही है ना, मैं एक केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ, मेरा नाम चांदसी सर है। तो मैं आपको कुछ बातों से अवगत कराना चाह रहा हूँ। हर एक स्टूडेंट्स के लिए मेरी यह बात काफ़ी प्रेरणादायक है। वो हमारी इस वीडियो को देखकर अपने आप को उस योग्य बना सकते हैं, उस काबिल बना सकते हैं ताकि उन्हें आगे एग्ज़ाम में किसी तरह की समस्या सामने ना हो। तो चलिए हम एग्ज़ाम में क्या करने हैं, कैसे करने हैं, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। सबसे पहले बच्चे, आज आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं। जो आपका दिनचर्या है वो दिनचर्या करने के बाद जितनी सवेरे से सवेरे हो सके आप बेड पे जाएं और गहरी नींद लें, क्योंकि कल सुबह आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। इसलिए थोड़ा सा भी स्ट्रेस ना लें। जो आपने अब तक पढ़ा, अच्छा पढ़ा, आपने जो मेहनत किया, अच्छा मेहनत किया, आप सभी अच्छे हो और आप सभी अच्छे करोगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं सभी इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के लिए। तो बच्चे, आपको सबसे पहली प्रायोरिटी ये देना है कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, तनाव नहीं लेना है। जो हो गया उसके अकॉर्डिंग ही आपको एग्ज़ाम में बैठने हैं और एग्जामिनेशन देने हैं। सबसे पहले आपको करने क्या है, आज की रात गहरी नींद लेने हैं, कल सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने हैं। उठने के बाद जो सारा वर्क होता है उन सारे क्रियाकलापों से निवृत्त होने के बाद ससमय आप अपने हर एक डॉक्यूमेंट को पहले तो देख लें। जो भी डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है, और डॉक्यूमेंट क्या, आपका सिर्फ व सिर्फ एडमिट कार्ड ही काफ़ी है। अपने साथ एडमिट कार्ड को ले लें, अपने साथ ब्लैक ब्लू पेन ले लें, पेंसिल ले लें, इरेजर ले लें, शार्पनर ले लें। और इन सभी चीज़ों के साथ एग्जामिनेशन सेंटर पर एग्ज़ाम होने से मतलब एग्ज़ाम की जो टाइमिंग दी गई है, एंट्री की जो टाइमिंग दी गई है, उससे हाफ आवर बिफोर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे रहे। और जैसा कि आप सब जानते हो कि एग्जामिनेशन सेंटर में आपको शीट प्लान रहते हैं। शीट प्लान को आप देख के आप अपने क्लासरूम तक पहुंच जाए। उसके बाद की एनालिसिस क्या करनी है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। यहाँ तक तो आप भली भांति जान रहे हैं। जहाँ भी आपका सीट प्रोवाइड किया गया है उस सीट पे जाके आप सबसे पहले आप अपने आसपास देख लीजिए कि किसी तरह का कोई पेपर का टुकड़ा, किसी तरह के कोई कागजात, किसी तरह की अन्य सारी चीज़ें अगर हैं तो उन्हें आप खुद हटा दें,
क्योंकि जब भी कोई बाहर से चेकिंग करने के लिए आएगा तो अगर आपके पास ये सब मिलेंगे तो उनकी शंका बढ़ती चली जाएगी ना। आपको बिना मतलब अगर आपके पास कुछ है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन उनके मन में ये शंका बन जाएगी, लगता है कि इस बच्चे के पास कुछ है, तो बार बार वो आपको डिस्टर्ब करेंगे। इससे क्या होगा, आपका टाइम खराब होगा। तो उससे पहले ही आप इन सारी चीज़ों को कर ले। आप अपने आसपास देख ले कोई कागज़ पुर्जा टुकड़ा उकड़ा ना है। उसके बाद आपको शांति से अपने सीट पे बैठने हैं और एक बार ईश्वर का नाम जरूर स्मरण कर लीजिए ना। दैविक शक्ति, देवों की कृपा, देवियों की कृपा हमेशा बच्चों पे, अपने शिष्यों पे बनी रहती है। तो भगवान का स्मरण करने के बाद जब आपको, सबसे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि बच्चे को एग्जामिनेशन में क्या होता है कि क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करवाया जाता है, उसके बाद उसके अटेंडेंस सीट आते हैं। तो इन सारी चीज़ों में ध्यान रखें कि आप अपने नाम के सामने जो कॉलम दी गई है उसी कॉलम पे आप अपना अटेंडेंस बनाएं, दूसरे के कॉलम में ना बनाएं। इसको थोड़ा सा केयर होके करेंगे। उसके बाद जो भी आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाता है उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर होते हैं, कॉपी नंबर होते हैं, इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन पे आप नोट कर लीजिए साइड में। और क्योंकि भविष्य में अगर किसी तरह की कुछ बातें आती है, जैसे कभी कभार होता है कि आप अपने नंबर से असंतुष्ट होते हैं, तो आप बोर्ड में कंप्लेन करते हो, तो उस समय बुकलेट नंबर, कॉपी नंबर, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो अगर आप ऐसा कर लेते हो तो आप सुरक्षित हो। आगे अगर किसी तरह की परेशानियां आपके सामने आती है तो आपको इजी वे में वो परेशानियां दूर हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको अब ये टिप्स देना चाहता हूँ। ये तो एग्ज़ाम में जो गतिविधियाँ थी उन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बताया। एग्जामिनेशन हॉल में जो आपके वीक्षक होंगे उनके साथ अच्छा बर्ताव करें ना। आप अपने शिष्टता का परिचय दीजिए, अनुशासन का पालन करें। आप अच्छे स्टूडेंट हो, मैं जानता हूँ। कहीं भी आप पढ़े हैं, आप शिक्षक ने आपको निश्चित रूप से डिसिप्लिन को सिखाया होगा। आप उस डिसिप्लिन को क्लास में, इट मीन्स एग्जामिनेशन हॉल में मेंटेन करें। उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड की गई है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, तो मैं ऐसे तो मेरी जो बातें हैं सभी सब्जेक्ट पे लागू होगी, चाहे वो साइंस के बच्चे हो, आर्ट्स के बच्चे हो या कॉमर्स के बच्चे हो, या फिर इसमें भी कोई भी पेपर हो। तो केमिस्ट्री में 100 में 30 तो प्रैक्टिकल है और 70 पेपर बच गए। तो 70 में क्या है, 70 में 35 आपके ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और 35 सब्जेक्टिव पोर्शन है। यानी 35 नंबर का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव से पूछा जाता है और 35 नंबर सब्जेक्टिव से। इसी तरह के अगर कोई 100 नंबर के पेपर हैं तो 100 नंबर में भी 50-50 है, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव है। तो चलिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव की बात कर लूँ। तो अगर केमिस्ट्री को ही देखें तो केमिस्ट्री में आपको 35 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बनाने हैं। उसके लिए आपको 70 क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाएगा। उन 70 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ व सिर्फ 35 क्वेश्चन करने हैं। अगर 100 के पेपर हैं तो 100 में भी 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो होंगे 50 बनाने हैं, लेकिन 50 के लिए आपको 100 क्वेश्चन दिया जाएगा जिसमें से 50 बनाने हैं। तो बेटा ये रूल सब पे फॉलो होगा, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, सब में रूल जो मैं बताने जा रहा हूँ उस सब पे फॉलो करेंगे आप। मैं केमिस्ट्री का शिक्षक हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में, मतलब बार बार केमिस्ट्री निकल जाती है मेरी मुंह से। तो बेटा उसमें आपको करने क्या है, उन 70 क्वेश्चन में से पहले आप उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करो जिस क्वेश्चन को आप सही तरीके से कर सकते हो। यानी जिस क्वेश्चन का आंसर आपको 100% कन्फर्म है कि इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये ना, अमुक क्वेश्चन का आंसर ये है, अमुक क्वेश्चन का आंसर ये है। पहले आप उस क्वेश्चन को कर लें। और उससे भी पहले आपको करने क्या है कि आप अपने साथ पेंसिल को रखें, क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आप अपने साथ पेंसिल रखेंगे तो क्वेश्चन के साथ मार्क करते जाएं, कि डॉट लगाते जाएं कि कितने क्वेश्चन आपने कर लिया। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो पहले आपको ये पता चल जाएगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने कितने क्वेश्चन को किया। हो सकता है कुछ बच्चे को 50 क्वेश्चन देखते गए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 35 क्वेश्चन बन गए। तो इससे क्या होगा बेटा, कभी कभी क्या होता है कि बच्चे आते हैं और
बताते हैं कि सर मैं अमुक क्वेश्चन को जान रहा था लेकिन सर ऊपर से बनाते आ गए, मेरा तो 35 ऊपर ही हो गया था और मैंने रेस्ट क्वेश्चन को नहीं बना पाया और ऊपर के 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। तो बेटा इससे आप बच सकते हो। तो जो क्वेश्चन आपको पहले आता है, जिस क्वेश्चन का आंसर आप कंफर्म हो, तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ उस क्वेश्चन को आप मार्क करते जाइए। सपोज कीजिए कि 35 में आपको क्वेश्चन जो है 25, 28 क्वेश्चन आपने कर लिया। अब जो रेस्ट के क्वेश्चन है, मान लीजिए आपने 25 क्वेश्चन किए तो 10 क्वेश्चन अब बच रहे हैं। अगर 50, 100 में देखते हैं 100 नंबर वाले पेपर में, तो उसमें 50 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं, 100 क्वेश्चन है, उसमें सपोज कर लो आपने 35 कर लिया तो वहाँ भी 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फिर से क्वेश्चन को पढ़ने हैं। आप अगर पहले से पेंसिल से मार्क किए हो तो आपको पढ़ने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि इस क्वेश्चन को मैंने तो कर लिया है। तो जो रेस्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उस क्वेश्चन को पढ़ें और उसमें ज़्यादा, जिस क्वेश्चन पे आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, यानी परसेंटेज देख लो, आप परसेंटेज आंक लो, जो परसेंटेज के आधार पर आप क्वेश्चन करो उसका। जिसका आप 80% लग रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो चलिए पहले उस क्वेश्चन को देख लेंगे। फिर जिसको पहले लगे आपका 70% लग रहा है कि इसका सी आंसर होने वाला है, फिर उस क्वेश्चन को करें। देयर आफ्टर जिस क्वेश्चन को 50% लग रहा है चांस, उस क्वेश्चन को करें। और एक भी क्वेश्चन छोड़े नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े। वैसे भी अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हो तो आपका मार्क्स ऐड नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन का तार्किक विश्लेषण करके ना क्लास में कुछ पढ़े होगे, इसके आधार पर भी अगर आप सोचते हो, तो अगर ABCD में से कोई ऑप्शन आपके नज़र आ रहे हैं तो आप कर दोगे। अगर सही बन जाता है तो आपके 1 नंबर आ जाएंगे। तो इस तरह से आपको ऑब्जेक्टिव पोर्शन के क्वेश्चन को करने हैं। पहले जो आपको आ रहा है उस प्रश्नों का उत्तर करना है, वो भी मार्क लगाना है। और एक बात और, बच्चे OMR शीट को फिलअप करने में गलतियां करते हैं। आपको क्या करने हैं, OMR शीट में जो ये इस तरह से गोले बने होते हैं ना, इसमें आपको बच्चे क्या करते हैं, अंदर से कलर करते हुए बाहर की ओर आते हैं। ये गलत है। अंदर से कलर करके बाहर की ओर हमें नहीं आना, ये तरीका गलत है। आपको क्या करने, ये जो सर्किल प्रोवाइड करवाया गया है, इस सर्किल में आप बाहर से कलर करते हुए अंदर आइएगा। तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है कि आप जो वो कलर करोगे वो कलर उस राउंड से बाहर नहीं जाएगा और आपका अच्छे तरीके से वो सर्किल जो है कलरफुल हो जाएगा। यानी आपको कलर करने का पैटर्न ये होना चाहिए कि आप बाहर से अंदर की ओर आपको कलर करने हैं। तो चलिए, ये तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव टिप्स हुए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कैसे करने हैं। अब अगर मैं बात कर लूँ सब्जेक्टिव पोर्शन की, तो सब्जेक्टिव में भी इसी तरह की कुछ बात को दोहराने हैं। सब्जेक्टिव में अगर मैं फिर बोलूँगा केमिस्ट्री की बात, तो केमिस्ट्री को देखो तो उसमें से आपके 2 टाइप के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बन जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे आपके 20 क्वेश्चन होंगे, उस 20 प्रश्नों में से 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप पहले क्या कर लो, उन 10 प्रश्नों में आप क्वेश्चन को पढ़ो। बहुत सारे बच्चा क्या करते हैं, क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं, जो सबसे कह सकते हैं बैड हैबिट है। बेटा क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपके पास टाइम है, क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको टाइम दिए जाते हैं, तो पहली प्रायोरिटी है कि आप क्वेश्चन को पढ़ें। जो पढ़ने के लिए टाइम प्रोवाइड कराई गई है उस टाइम का प्रयोग आप प्रश्नों को पढ़ने में करें। तो आप क्या कीजिए बेटा, जो शॉर्ट क्वेश्चन है उस शॉर्ट क्वेश्चन को आप पढ़ें और फिर पेंसिल है आपके साथ, उस क्वेश्चन में आपको जो आ रहा है 100%, पहले जो क्वेश्चन आ रहा है 100% उसको कर लें, मतलब टिक कर लें उसे। और ऐसा आप करेंगे तो सपोज करो 20 में से 10 बनाने हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन आपका आ रहा है कि इसका आंसर हम 100% कर सकते हैं। अब जो रेस्ट के क्वेश्चन हो गए, तो रेस्ट के जो क्वेश्चन हैं उसमें भी क्या करने हैं बेटे आपको, कि अब फिर से क्वेश्चन को देखने हैं किस क्वेश्चन पर परसेंटेज ज़्यादा है। कभी कभी होता है कि किसी क्वेश्चन के 80% हिस्से को आप जान रहे हो, कुछ प्रतिशत हिस्सा आपके दिमाग से स्लिप हो गया है, या कुछ लग रहा है कि भूल गए हैं, कुछ गलतियां इसमें हो सकती है। तो आप परसेंटेज कर लो, परसेंटेज पे डिफाइन कर लो। तो जिसका परसेंटेज ज़्यादा लगे
उस क्वेश्चन को फिर करो। मान लीजिए 6-7 क्वेश्चन हो गए, अब जो अगर किसी ने 6 किया तो 4 क्वेश्चन बचे, किसी ने 7 किया तो 3 क्वेश्चन बचे। तो आप रेस्ट क्वेश्चन में देख लो जो ज़्यादा आपको आ रहा है, मतलब जिस पे परसेंटेज ज़्यादा बन रहा है उस क्वेश्चन को कर लीजिए। फिर उसके बाद देख लीजिए 60% जिसको आ रहा है जिसका आंसर, उस क्वेश्चन को कर लीजिए। फिर 50% ना, फिर 40%, और एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ने हैं। अब मेरे कहने का आशय ये कतई नहीं है कि आपको अगर आंसर नहीं आ रहा है तो आप उल जुलूल बातों को लिख दीजिए, आप रामायण महाभारत की हिस्ट्री को लिख दीजिए, ये बेटा साइंस है। तो जिस टॉपिक से वो रिलेटेड क्वेश्चन है, कम से कम क्लास में पढ़े होगे, कहीं भी पढ़े होगे, तो शिक्षक जब पढ़ा रहे होंगे तो आपको याद होगा कि वो टॉपिक फलाने चैप्टर से है, वहां से ये क्वेश्चन राइज किया गया है। तो उस टॉपिक से संबंधित जो भी कुछ बातें आपको आ रही है उस बातों को उसमें दर्शा दीजिए। इससे क्या होगा, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो अगर मान लीजिए सपोज कीजिए 3 नंबर के क्वेश्चन है, आपने उससे मिलती जुलती कुछ बातें क्लास में जो आपने सिर्फ सुना भी था उससे भी कुछ रिलेटेड बातें, उस टॉपिक से रिलेटेड बातें अगर याद आ रही है तो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेंगे तो उन्हें समझ में आएगी चलो यहाँ तक तो सही है, चलो 1 नंबर दे के निकल जाए। 3 नंबर ठीक है नहीं आया, 1 नंबर तो मिल गया। तो बेटा 1 नंबर भी जिंदगी में मायना रखता है। सपोज कीजिए जिसका 499 हो, सॉरी 500 का तो एग्जाम ही है, 499 ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। थोड़ा सा कम स्कोर को देख लेते हैं। सपोज कीजिए कि आपका मार्क्स 399 है और आपके फ्रेंड का मार्क्स 400 है, तो आप काफ़ी पछताओगे कि 1 नंबर के कारण हम उससे पीछे हो गए ना। तो ये गलती ना करें, 1 नंबर की भी महत्व होती है और 1 नंबर की महत्व बहुत ज़्यादा होती है। सपोज करो किसी बच्चे ने 299 मार्क्स लाया, किसी ने 250 लाया, तो 250 वाला खुश दिखेगा आपको, लेकिन 299 मार्क्स जो लाया वो खुश नहीं दिखेगा। रीजन कि उसके दिमाग में हमेशा एक बात सताएगी कि काश एक क्वेश्चन मेरा सही हो गया होता तो मेरा डिवीजन फर्स्ट होता, लेकिन 1 नंबर के कारण उसका डिवीजन सेकेंड है और 250 किया उसका भी सेकेंड है। तो बेटा इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको इसी तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को करने हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास 6 क्वेश्चन आएंगे, उन 6 प्रश्नों में से 3 प्रश्न को आपको करने हैं। तो 3 में भी फिर से आप देख लो कौन सा प्रश्न आपको आ रहा है 100%, पहले उन प्रश्नों को करो। देयर आफ्टर जिसमें जो बच गए क्वेश्चन, अब 6 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मान लो आ गया, 1 क्वेश्चन लॉन्ग में कुछ पार्ट आ रहा है, आधा भाग आ रहा है, तो चलो लास्ट में उस क्वेश्चन को कर लेंगे। और एक बात और, क्वेश्चन जब आप बनाते हैं तो क्वेश्चन के जो नंबरिंग है, नंबर के अकॉर्डिंग कहने का मतलब हम किसी भी क्वेश्चन को आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट ना, वेस्ट स्टूडेंट की ये पहचान नहीं होती है। कभी 1 किया, कभी 10, कभी 9, कभी 13, कभी 15, कभी 17, कभी 4, कभी 2। तो बेटा ये ऑर्डर गलत है, अच्छे स्टूडेंट की ये पहचान नहीं है। उससे क्या होता है, एग्जाम जो आपके कॉपी चेक करते हैं उन पे ये मतलब उनके मन में एक नकारात्मक सोच आ जाती है, उन्हें लगता है कि बच्चे ने कहीं से नकल करके लिखा है। तो बेटा जब आप आंसर करते हो तो मैंने कहा था कि जैसे ऊपर से 20 क्वेश्चन दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चन, तो जो आपको 10 आ रहा है सीक्वेंस में देख लो, 1 सपोज कीजिए 2 नहीं आ रहा है, 3 आ रहा है 3 कर लीजिए, 4 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है, 7 आ रहा है 7 को कर लीजिए, 8 कर लीजिए, 9 कर लीजिए ना। इस तरह से करने हैं। ये गलतियां नहीं करने कि 1 बनाए फिर 15 फिर 13 फिर 2 फिर 4 फिर 3, इस तरह के ऑर्डर को मेंटेन नहीं करने हैं। और एक बात और, जब आप कॉपी लिखते हैं तो कॉपी लिखने में कटिंग करते हैं, बच्चे कटिंग करते हैं। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, कोई चीज़ लिखे और वो गलत हो गया ना, कुछ भी लिखे और वो गलत हो गया, तो उसको क्या करते हैं, सपोज कीजिए कि आप केमिस्ट्री लिख रहे हो ना, आप केमिस्ट्री की स्पेलिंग आपसे यहाँ कुछ गलत हो गई, मान लीजिए मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, आपने इस तरह से लिख दिया। अब क्या करोगे, आप इसे काटने का प्रयास करोगे, इस पे ओवर राइटिंग करने का प्रयास करोगे। तो ये सब नहीं करने हैं बेटे। गलती हो गई, आप उसे 1 बार पेन चला दे, ऐसा तिरछा पेन चला दे, बस। ये भी तो 2 बार चल गई है, आप 1 बार चलाए उसे ना, बस ऐसे। सपोज कीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने गलत कुछ लिख दिया या आपसे कुछ गलतियाँ हो गई, मैंने ये गलत लिखा है, आप इसे 1 बार ऐसे पेन चला दो, बस। ज़्यादा उसको कटिंग नहीं करने। ध्यान रहे कि कॉपिंग में ओवर राइटिंग ना हो, और जिस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं
टॉपिक लगा के, अंडरलाइन करके, हाईलाइटेड करके फिर उस प्रश्न का आप आंसर दें। और जब एक प्रश्न का आंसर हो जाए तो जब आप अगला प्रश्न लिखते हैं, सपोज कीजिए कि आपने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया, अब दूसरा प्रश्न करते हैं तो दूसरा प्रश्न, पहले प्रश्न के उत्तर के बाद 1 या 2 लाइन छोड़ दीजिए, जैसा आपको उचित लगे, फिर जाके दूसरे प्रश्न का उत्तर कीजिए, दूसरे प्रश्न का हल कीजिए। और जब भी किसी प्रश्न का आप हल करते हो, उसका आंसर देते हो, तो क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर लिखिए या उत्तर लिखिए। क्वेश्चन में ज़्यादा कटकुट मत कीजिए, जितने से सुंदर हो सके अपनी राइटिंग को अच्छा बना के लिखें। अब एक दिन में संभव नहीं हो सकती है कि आपकी राइटिंग कुछ बहुत बढ़िया हो जाए एक दिन में। जो राइटिंग आपकी है, राइटिंग वही रहेगी, पर थोड़ा सा प्रयास करने से ना थोड़ी सी सुधार लाई जा सकती है। तो ये सब टिप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो आप एग्ज़ाम में अच्छे कर पाओगे, अच्छे लिख पाओगे। तो बेटा, जितने भी बिहार बोर्ड के इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं, उन सभी को केमिस्ट्री विजन दर्जन राय की ओर से, चांसी सर की ओर से बेस्ट विशेष है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आपके अच्छे मार्क्स आए, आपकी जो आपने मेहनत किया है पिछले सालों में ना, इस कोविड को रहते हुए भी आपने जो अथक प्रयास किया है। मेरे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी मेहनती हैं, काफ़ी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू ही है। बहुत सारे बच्चे का कॉल आ रहा था, सर मैं बहुत स्ट्रेस ले रहा हूँ। तो बेटा, मैं यही कहूँगा, आज की रात आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं, आपको स्ट्रेस नहीं लेने हैं। जो हो गया बस उतना पे, नया कुछ भी नहीं करना है बेटा, नया कुछ भी नहीं करना है। जो प्रश्न आज तक आपने किया नहीं, जो प्रश्न आज तक आपने हुआ नहीं, अब वैसे प्रश्न को छोड़ दीजिए, वो होगा भी नहीं। ऐसे इंसान से कोई भी ऐसा काम नहीं है कि नहीं होगा, बट उसे छोड़कर चलिए कि आप नए चीज़ों को देखेंगे जो आप तक अभी आपने नहीं देखा, तो आपका टेंशन बढ़ जाएगा। और टेंशन होने से क्या होगा, आप परेशान हो जाओगे और जो भी बात आपको याद है ना, उसमें भी आपको बाधाएं आना शुरू हो जाएगा। आपका जैसे ही टेंशन बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो जो भी बात आ रही है वो सारी बात भूलने लगोगे। तो इसलिए बेटा, जो हो गया अच्छा हुआ, कहा गया ना, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। तो बेटा, बस मेरी तरफ से मैसेज है आपके लिए कि कुछ नए नहीं करने हैं, जो पीछे का हो गया बस उसी के बेस पे आपको एग्ज़ाम देने हैं। स्ट्रेस नहीं लेने हैं, रात में हल्की भोजन करने हैं ताकि आप स्वस्थ रहे, निरोग रहे और एग्जामिनेशन अच्छे तरीके से दे पाए। मेरे तरफ से बेस्ट विशेष है, आप लोग अच्छा करें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।